रेट घोषित करने का क्राइटेरिया क्या होता है? कोई फिक्स्ड पैमाना है? देखो, कोई एकदम रिजिड फॉर्मूला नहीं है, लेकिन ये असेसमेंट पर बेस्ड होता है कि नुकसान कितना बड़ा है, कितने लोग प्रभावित हुए हैं, स्टेट की खुद की कैपेसिटी कितनी है हैंडल करने की, और रिलीफ एफर्ट का स्केल क्या चाहिए। सेंट्रल टीम विजिट करके असेसमेंट करती है। और एसडीआरएफ और नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड यानी एनडीआरएफ में क्या फर्क है? फंडिंग कैसे होती है इनकी? एसडीआरएफ स्टेट लेवल पर प्राइमरी फंड होता है। इसमें फंडिंग पैटर्न सामान्य राज्यों के लिए 75-25 यानी 75% सेंटर, 25% स्टेट, और स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए 90-10 होता है। और एनडीआरएफ? एनडीआरएफ पूरी तरह से सेंट्रो फंडेड है। ये तब यूज होता है जब डिजास्टर सिवियर नेचर का हो और स्टेट के रिसोर्सेज एसडीआरएफ समेत कम पड़ जाएं। तो सिवियरली फ्लडेड डिक्लेरेशन से पंजाब अब एनडीआरएफ से ज्यादा असिस्टेंस क्लेम कर पाएगा। ओके। और सेंट्रल असिस्टेंस, केंद्रीय सहायता नेचुरल कैलामिटीज के लिए मिलती कैसे? स्टेट को रिक्वेस्ट करनी पड़ती है? हाँ, स्टेट गवर्नमेंट को मेमोरेंडम सबमिट करना होता है सेंटर को, जिसमें नुकसान का असेसमेंट और रिक्वायर्ड फंड्स का ब्यौरा होता है। फिर इंटर मिनिस्टीरियल सेंट्रल टीम आईएमसीटी विजिट करती है, असेसमेंट करती है, और हाई लेवल कमिटी एचएलसी फाइनल अमाउंट अप्रूव करती है एनडीआरएफ से। समझ गया। और पंजाब की नदियों ब्यास, रावी, सतलज का इशू भी यहाँ रेलेवेंट है। ये तो हर साल बाढ़ का कारण बनती हैं। बिल्कुल, ये नदियां और उनका कैचमेंट एरिया, मॉनसून पैटर्न और क्रॉस बॉर्डर फ्लोज पाकिस्तान से भी लिंक है, ये सब फैक्टर्स हैं। फ्लड मैनेजमेंट एक पेरेनियल चैलेंज है पंजाब के लिए। हाँ, तो प्रीलिम्स के लिए एसडीआरएफ वर्सेस एनडीआरएफ फंडिंग, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फॉर डिजास्टर रिलीफ, पंजाब की नदियां और फ्लड प्रोन एरियाज और सेंट्रल असिस्टेंस नॉर्म्स पता होने चाहिए। करेक्ट। और मेंस पर्सपेक्टिव से मेंस के लिए सोचो। पहला, फिस्कल फेडरलिज्म, राजकोषीय संघवाद। स्टेट इमरजेंसीज में केंद्र का फाइनेंशियल सपोर्ट कितना क्रूशियल है और ये सेंटर स्टेट रिलेशंस को कैसे शेप करता है। दूसरा, डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस, आपदा तैयारी। क्या हमारे अर्ली वार्निंग सिस्टम्स, प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली इफेक्टिव है? फ्लड मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज क्या है? क्या हम सिर्फ रिस्पॉन्स पर फोकस कर रहे हैं या प्रिवेंशन और मिटिगेशन पर भी? तीसरा, एग्रीकल्चरल इम्पैक्ट। पंजाब एक एग्रीकल्चरल स्टेट है। खरीफ फसलों का कितना नुकसान हुआ, इसका फूड सिक्योरिटी, खाद्य सुरक्षा पर क्या असर पड़ेगा, फार्मर्स को कॉम्पेंसेशन कैसे मिलेगा? और चौथा, क्लाइमेट रेजिलियंस, जलवायु लचीलापन। क्या ये फ्लड्स क्लाइमेट चेंज का नतीजा है? हमें लॉन्ग टर्म फ्लड मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज, दीर्घकालिक बाढ़ शमन रणनीतियां बनानी होंगी, जैसे बेटर ड्रेनेज, एम्बैंकमेंट्स और शायद क्रॉपिंग पैटर्न में भी बदलाव। सही कहा। इसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे? शॉर्ट टर्म रिलीफ ऑपरेशंस तेज होंगे, लोगों को तत्काल मदद मिलेगी। मीडियम टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर रीबिल्डिंग, बुनियादी ढांचे का पुनर्निर्माण जैसे रोड्स, ब्रिजेस, हाउसेज और एग्रीकल्चरल रिहेबिलिटेशन, कृषि पुनर्वास पर फोकस होगा। और लॉन्ग टर्म में उम्मीद है कि ये इवेंट एक वेकअप कॉल होगा और क्लाइमेट अडेप्टिव एग्रीकल्चर, जलवायु अनुकूली कृषि और रोबस्ट फ्लड मैनेजमेंट सिस्टम्स बनाने पर जोर दिया जाएगा। पॉलिसी लेवल पर चेंजेस आ सकते हैं। ये वाकई जरूरी है। चलो अब इकोनॉमी अर्थव्यवस्था सेक्शन पे चलते हैं। इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था। टॉपिक 1, जीएसटी 2.0 रिफॉर्म्स इम्प्लीमेंटेशन। जीएसटी 2.0 सुधारों का कार्यान्वयन। इकोनॉमी की बड़ी खबर, नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स यानी जीएसटी 2.0 सितंबर 22, 2025 से लागू होंगे। ये तो काफी समय से चर्चा में थे। हाँ बिल्कुल, और सबसे बड़ा चेंज है सिंप्लीफाइड 2 स्लैब स्ट्रक्चर। सरलीकृत 2 स्लैब संरचना। 2 स्लैब मतलब अब सिर्फ 2 रेट्स। मेनली 2, 5% एसेंशियल आवश्यक वस्तुओं के लिए और 18% स्टैंडर्ड मानक वस्तुओं के लिए। हाँ, 5% और 18%। वाओ, ये तो सिंप्लीफिकेशन की तरफ बड़ा कदम है। पहले 4 थे ना, 5, 12, 18, 28। हाँ, 5, 12, 18, 28 के मल्टीपल स्लैब्स थे, अब मेजरली 5% और 18% होंगे। हालांकि सिन लग्जरी गुड्स जैसे टबैको, हाई एंड कार्स वगैरह पर 40% का एक अलग रेट लगेगा। अच्छा, तो टेक्निकली 3 हुए, पर आम चीजों के लिए 2 ही हैं, 5 और 18। और कई सेक्टर्स में रेट्स कम भी किए गए हैं। हाँ, कई आइटम्स को 28% या 12% स्लैब से हटाकर 18% या 5% में लाया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, उपभोक्ता मामले मंत्रालय ने रिवाइज्ड रेट्स पर एडवाइजरी भी जारी की है
कि बिजनेसेस को एमआरपीज अपडेट करनी होंगी। ये जीएसटी 2.0 का आना ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से रिलेटेड है? जीएसटी तो आया था 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 101वां संवैधानिक संशोधन से। ये रिफॉर्म्स उसी फ्रेमवर्क के अंदर जीएसटी काउंसिल, जीएसटी परिषद ने रिकमेंड किए हैं, जो आर्टिकल 279A अनुच्छेद 279A के तहत बनी है। जीएसटी काउंसिल, हाँ, जिसमें सेंटर और स्टेट्स दोनों के फाइनेंस मिनिस्टर्स होते हैं। करेक्ट। ये जीएस पेपर 3 का कोर टॉपिक है टैक्स रिफॉर्म्स, इनडायरेक्ट टैक्सेशन, और इसका फाइनेंस कमीशन रेवेन्यू शेयरिंग एस्पेक्ट से भी लिंक है, क्योंकि टैक्स कलेक्शन पर असर पड़ेगा। ओके, इसमें की कॉन्सेप्ट्स क्या हैं समझने वाले? ये 2 स्लैब स्ट्रक्चर तो समझ आ गया। ये इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, उल्टी शुल्क संरचना यानी आईडीएस करेक्शंस क्या है? ये टर्म बहुत सुनने में आता है। गुड क्वेश्चन। आईडीएस एक बड़ी प्रॉब्लम थी जीएसटी में। इसका मतलब होता है जब रॉ मटेरियल या इनपुट्स पर टैक्स रेट फिनिश प्रोडक्ट पर लगने वाले टैक्स रेट से ज्यादा हो। अच्छा, मतलब कच्चा माल महंगा, बना हुआ माल सस्ता, टैक्स के लिहाज से। एग्जैक्टली। इससे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को नुकसान होता है, क्योंकि उन्हें इनपुट टैक्स क्रेडिट रिफंड क्लेम करना पड़ता है, जिसमें डिलेज होते हैं, वर्किंग कैपिटल ब्लॉक होता है और इंपोर्ट सस्ते पड़ते हैं। जीएसटी 2.0 में इन विसंगतियों को ठीक किया जा रहा है। ये तो मेक इन इंडिया के लिए अच्छा होगा। और ये मेरिट गुड्स वर्सेस डीमेरिट गुड्स क्लासिफिकेशन, ये क्या फंडा है? सिंपल है। मेरिट गुड्स मतलब वो जरूरी चीजें जिन पर सरकार कम टैक्स रखना चाहती है ताकि वो अफोर्डेबल रहें, जैसे 5% स्लैब वाली चीजें। डीमेरिट गुड्स मतलब वो चीजें जिन्हें सरकार डिस्करेज करना चाहती है, जैसे सिन गुड्स, टोबैको, अल्कोहल एक्सेट्रा। इसलिए उन पर ज्यादा टैक्स, जैसे 40% स्लैब। गॉट इट। और ये एमआरपी रीस्टिकरिंग गाइडलाइंस, मतलब पुराने स्टॉक का क्या होगा? हाँ, बिजनेसेस को अपने एग्जिस्टिंग स्टॉक पर रिवाइज्ड एमआरपी के स्टिकर्स लगाने होंगे। कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री ने इसकी गाइडलाइंस दी हैं ताकि कंज्यूमर्स को कंफ्यूजन ना हो और उन्हें बेनिफिट पास ऑन हो। ठीक है। प्रीलिम्स के लिए क्या स्पेसिफिक पॉइंट्स याद रखने हैं? प्रीलिम्स के लिए जीएसटी काउंसिल का कॉम्पोजिशन और वोटिंग मैकेनिज्म, कैसे फैसले होते हैं। जीएसटी के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसेस क्या था, मेरिट रेट वर्सेस स्टैंडर्ड रेट का अंतर, और हाँ, जीएसटैट यानी जीएसटी एपेलेट ट्राइब्यूनल, जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण जो डिस्प्यूट्स रिजॉल्व करने के लिए बन रहा है, वो भी इंपॉर्टेंट है। राइट, जीएसटीआई भी बन रहा है। अब आते हैं मेंस एनालिसिस पर। इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होगा? इन्फ्लेशन कम होने की बात हो रही है। हाँ, सबसे बड़ा पोटेंशियल इम्पैक्ट इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति पर पड़ने की उम्मीद है। एस्टिमेट है कि ये रिफॉर्म्स इन्फ्लेशन को 1.1 परसेंटेज पॉइंट्स, 1.1% अंक तक कम कर सकते हैं, क्योंकि कई चीजें सस्ती होंगी। 1.1 परसेंटेज पॉइंट्स, ये तो सिग्निफिकेंट है। लेकिन रेवेन्यू इम्प्लीकेशंस क्या हैं? सरकार को नुकसान भी तो होगा। बिल्कुल। शॉर्ट टर्म में गवर्नमेंट रेवेन्यू पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। एस्टिमेट है कि करीब 48,000 करोड़ रुपीस, 48,000 करोड़ रुपए का नेट रेवेन्यू लॉस हो सकता है एन्युअली। 48,000 करोड़, ये तो बहुत बड़ा अमाउंट है। सरकार इसकी भरपाई कैसे करेगी? उम्मीद है कि लॉन्ग टर्म में कंप्लायंस बढ़ने, टैक्स बेस वाइडन होने और इकोनॉमिक एक्टिविटी बूस्ट होने से ये नुकसान रिकवर हो जाएगा। प्लस 40% वाले स्लैब से कुछ रेवेन्यू आएगा। बिजनेस एनवायरनमेंट पर क्या असर होगा? कंप्लायंस आसान होगा? हाँ, मेजर बेनिफिट यही है। स्लैब्स कम होने से क्लासिफिकेशन डिस्प्यूट्स कम होंगे, कंप्लायंस बर्डन घटेगा, बिजनेसेस के लिए जीएसटी समझना और फॉलो करना आसान होगा। इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में भी मदद मिल सकती है। और कंजम्पशन पैटर्न्स पे क्या लोगों की बाइंग पावर बढ़ेगी? जरूर, खासकर मिडिल क्लास की डिस्पोजेबल इनकम पर पॉजिटिव असर पड़ेगा। उम्मीद है कि ऑटोमोबाइल्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जैसी चीजों की डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि उन पर टैक्स कम हो रहा है। अच्छा, तो इसके ओवरऑल इम्प्लीकेशंस क्या हैं? शॉर्ट, मीडियम, लॉन्ग टर्म? शॉर्ट टर्म, कंज्यूमर्स को कीमतों में राहत मिलेगी, लेकिन बिजनेसेस को एडेप्टेशन कॉस्ट, अनुकूलन लागत लगेगी, सिस्टम्स बदलने होंगे, एमआरपी बदलनी होगी। मीडियम टर्म, ऑटोमोबाइल्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जैसे सेक्टर्स में डिमांड रिवाइवल, मांग पुनरुद्धार देखने को मिल सकता है, इकोनॉमी को बूस्ट मिल सकता है। और लॉन्ग टर्म? लॉन्ग टर्म में एक सिंप्लीफाइड टैक्स आर्किटेक्चर, सरलीकृत कर संरचना बनेगा, कंप्लायंस बेहतर होगी, फॉर्मल इकोनॉमी का साइज बढ़ेगा
और इंडिया एक ज्यादा अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बन सकता है। चलो, उम्मीद करते हैं कि ये सब पॉजिटिव आउटकम्स हासिल हों। अब चलते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस पर। इंटरनेशनल रिलेशंस, अंतर्राष्ट्रीय संबंध। टॉपिक 1, सऊदी पाकिस्तान म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट। सऊदी पाकिस्तान पारस्परिक रक्षा समझौता। इंटरनेशनल रिलेशंस में एक बहुत बड़ी खबर है। पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया ने एक लैंडमार्क म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया है। हाँ, ये वाकई लैंडमार्क है और इसमें जो क्लॉज है वो इसे और सिग्निफिकेंट बनाता है। कौन सा क्लॉज? क्लॉज ये है, एनी अग्रेशन अगेंस्ट आइदर कंट्री शैल बी कंसिडर्ड एन अग्रेशन अगेंस्ट बोथ। किसी भी देश के खिलाफ कोई भी आक्रामकता दोनों के खिलाफ आक्रामकता मानी जाएगी। ये नेटो के आर्टिकल 5 जैसा कलेक्टिव डिफेंस क्लॉज है। ओह, अटैक ऑन वन इज अटैक ऑन बोथ। ये तो बहुत स्ट्रांग कमिटमेंट है। ये उनकी 1960 से चली आ रही डिफेंस पार्टनरशिप को फॉर्मलाइज कर रहा है ना? बिल्कुल, पहले कोऑपरेशन था, अब ये एक फॉर्मल ट्रीटी है। ये जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस, रीजनल ग्रुपिंग्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। इसमें की कॉन्सेप्ट्स क्या हैं समझने वाले? जैसे ये म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट, पारस्परिक रक्षा समझौता और सिक्योरिटी कोऑपरेशन एग्रीमेंट, सुरक्षा सहयोग समझौता में क्या फर्क होता है? देखो, सिक्योरिटी कोऑपरेशन एग्रीमेंट ज्यादातर ट्रेनिंग, एक्सरसाइजेज, इंटेलिजेंस शेयरिंग तक सीमित होता है। लेकिन म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट एक बाइंडिंग कमिटमेंट होता है कि अगर एक पर हमला हुआ तो दूसरा भी उसकी रक्षा के लिए आएगा। ये ज्यादा गहरा और गंभीर समझौता है। जैसे नेटो वाला आर्टिकल 5? हाँ, वही आर्टिकल 5 टाइप कलेक्टिव डिफेंस क्लॉज कहलाता है। हाँ, वही कॉन्सेप्ट है, कलेक्टिव डिफेंस। और इसके न्यूक्लियर अम्ब्रेला को इम्प्लीकेशंस क्या हैं? पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है, सऊदी नहीं। यही एक बड़ा सवाल है जिस पर एनालिस्ट्स बात कर रहे हैं। क्या ये पैक्ट सऊदी अरेबिया को पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स का एक तरह का इनडायरेक्ट सिक्योरिटी गारंटी देता है? हालांकि पैक्ट में एक्सप्लिसिटली ऐसा कुछ नहीं कहा गया है, पर इम्प्लीकेशंस तो निकाले ही जाएंगे, खासकर ईरान के कॉन्टेक्स्ट में। और गल्फ सिक्योरिटी आर्किटेक्चर पे इसका क्या असर होगा? अब तक तो यूएस मेन सिक्योरिटी प्रोवाइडर रहा है गल्फ में। एग्जैक्टली। ये पैक्ट दिखाता है कि गल्फ कंट्रीज अब यूएस पर अपनी निर्भरता कम करके रीजनल सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स बनाने की तरफ देख रहे हैं। ये सऊदी अरेबिया राइवलरी, येमेन कॉन्फ्लिक्ट और ओवरऑल मिडिल ईस्ट सिक्योरिटी डायनामिक्स को अफेक्ट करेगा। तो प्रीलिम्स फोकस के लिए क्या पॉइंट्स हैं? प्रीलिम्स के लिए टाइप्स ऑफ इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स जैसे पैक्ट वर्सेस एग्रीमेंट, कलेक्टिव सिक्योरिटी, सामूहिक सुरक्षा वर्सेस कलेक्टिव डिफेंस, सामूहिक रक्षा में अंतर, न्यूक्लियर डिटेरेंस थ्योरी, परमाणु निवारण सिद्धांत के बेसिक्स और मिडिल ईस्ट की करंट सिक्योरिटी डायनामिक्स, मध्य पूर्व सुरक्षा गतिशीलता। ठीक है, और मीन्स पर्सपेक्टिव से जियोपॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस क्या हैं? मेंस के लिए देखो, पहला जियोपॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस, मिडिल ईस्ट सिक्योरिटी आर्किटेक्चर में क्या शिफ्ट आएगा? क्या ये एक नया ब्लॉक बन रहा है? ईरान पर क्या असर होगा? इजराइल के साथ रिलेशंस पर क्या असर होगा? दूसरा, इंडियाज पोजीशन। इंडिया के लिए ये ट्रिकी सिचुएशन है। हमारे सऊदी और यूएई जैसे गल्फ कंट्रीज से अच्छे रिलेशंस हैं, पाकिस्तान के साथ तो पता ही है। इस पैक्ट का इंडिया के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट्स पर क्या असर होगा? हमें कैसे नेविगेट करना होगा? तीसरा, न्यूक्लियर डायमेंशन। पाकिस्तान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी का रीजनल इक्वेशंस में रोल और इस पैक्ट के पोटेंशियल न्यूक्लियर ओवरटोन्स को समझना होगा। चौथा, यूएस इन्फ्लुएंस। क्या ये दिखाता है कि रीजन में अमेरिका का सिक्योरिटी गारंटी कमजोर पड़ रहा है या यूएस का फोकस शिफ्ट हो रहा है और रीजनल पावर्स वैक्यूम फिल कर रहे हैं? बिल्कुल, ये सब डायमेंशंस एक्सप्लोर करने होंगे। इसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे? शॉर्ट, मीडियम, लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म, पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के बीच मिलिट्री कॉपरेशन, जॉइंट एक्सरसाइजेज, इंटेलिजेंस शेयरिंग बढ़ेगा। मीडियम टर्म, रीजनल पावर बैलेंस में शिफ्ट देखने को मिल सकता है। ईरान शायद काउंटर अलायंस बनाने की कोशिश करे। लॉन्ग टर्म, मिडिल ईस्ट और साउथ एशिया में एक नया सिक्योरिटी आर्किटेक्चर उभर सकता है, जिसके ग्लोबल इम्प्लीकेशंस भी होंगे। इस पे नजर रखनी होगी। अगली खबर हमारे पड़ोसी देश नेपाल से है। टॉपिक 2, नेपाल्स न्यू लीडरशिप एंड इंडिया रिलेशंस। नेपाल का नया नेतृत्व और भारत संबंध। पड़ोसी देश नेपाल से खबर। पीएम मोदी ने नेपाल के इंटरिम पीएम, अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की से फोन पर बात की है। हाँ, सुशीला कार्की नेपाल की पहली महिला पीएम है। हालांकि अभी इंटरिम गवर्नमेंट लीड कर रही हैं। ये हाल में हुए जेनजी प्रोटेस्ट के बाद बनी है। जेनजी प्रोटेस्ट? अच्छा, वहां युवाओं का बड़ा आंदोलन हुआ था। हाँ,
पॉलिटिकल सिस्टम में रिफॉर्म्स की मांग को लेकर काफी बड़ा यूथ लेड मूवमेंट हुआ था, जिसके बाद ये इंटरिम सेटअप बना है। पीएम मोदी ने नेपाल के इस ट्रांजिशन पीरियड में इंडिया के सपोर्ट को रीअफर्म किया है। और ये पीएम बनने के बाद कार्की की किसी फॉरेन हेड ऑफ गवर्नमेंट से पहली बातचीत थी? हाँ, रिपोर्टेडली पहली बातचीत थी। और आज सितंबर 19 नेपाल का कॉन्स्टिट्यूशन डे भी है, तो टाइमिंग भी सिग्निफिकेंट है। ये पूरी सिचुएशन इंडियाज नेबरहुड रिलेशंस, भारत के पड़ोस संबंध, जीएस पेपर 2 का इम्पोर्टेंट पार्ट है। बिल्कुल, की कॉन्सेप्ट्स यहाँ समझने वाले हैं। इंटरिम गवर्नमेंट, अंतरिम इसका सरकार। परमानेंट गवर्नमेंट में क्या फर्क होता है? बिल्कुल। इंटरिम गवर्नमेंट का मैंडेट लिमिटेड होता है, मेन काम इलेक्शंस कराकर पावर हैंडओवर करना होता है। और ये जेनजी प्रोटेस्ट्स और डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स, लोकतांत्रिक आंदोलन का रोल। ये दिखाता है कि साउथ एशिया में यूथ कितना पॉलिटिकली एक्टिव है और चेंज की डिमांड कर रहा है। नेपाल का कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की संवैधानिक राजतंत्र से रिपब्लिक गणतंत्र बनने का ट्रांजिशन भी काफी उतार चढ़ाव भरा रहा है। ये उसी प्रोसेस का हिस्सा है। इंडियाज नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का क्या रेलेवेंस है यहाँ? इंडिया हमेशा से नेपाल में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहता है। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत इंडिया नेपाल के डेमोक्रेटिक प्रोसेस और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में सपोर्ट करता रहा है। इस बातचीत से इंडिया ने वही कमिटमेंट दोहराई है। प्रीलिम्स पॉइंट्स क्या हो सकते हैं? प्रीलिम्स के लिए नेपाल का रीसेंट कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, इंडिया नेपाल के बीच की एग्रीमेंट्स, खासकर ट्रेड एंड ट्रांजिट एग्रीमेंट्स, व्यापार और पारगमन समझौते, बफर स्टेट का कॉन्सेप्ट, जियोपॉलिटिक्स में क्या होता है, और पीसफुल डेमोक्रेटिक ट्रांजिशंस, शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक संक्रमण के एग्जाम्पल्स। ओके। और मेंस एनालिसिस? मेंस के लिए पहला, डेमोक्रेटिक ट्रांजिशंस, साउथ एशिया में यूथ लेड मूवमेंट्स का रोल और चैलेंजेस। दूसरा, इंडियाज डिप्लोमेसी, कैसे इंडिया स्टेबिलिटी प्रमोट करने और डेमोक्रेटिक एस्पिरेशन सपोर्ट करने के बीच बैलेंस बनाता है विदाउट इंटरफियरिंग इन इंटरनल अफेयर्स। तीसरा, रीजनल सिक्योरिटी, नेपाल में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का इंडिया की बॉर्डर सिक्योरिटी पर क्या असर पड़ता है। चौथा, इकोनॉमिक कोऑपरेशन, कैसे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इकोनॉमिक टाइज, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और डेवलपमेंट पार्टनरशिप्स को स्ट्रेंथन कर सकती है। इम्प्लीकेशंस क्या दिखते हैं? शॉर्ट टर्म फोकस रहेगा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मेंटेन करने और डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन को स्मूथली मैनेज करने पर। इंडिया का सपोर्ट इसमें क्रूशल हो सकता है। मीडियम टर्म, बायलैटरल कोऑपरेशन फ्रेमवर्क, द्विपक्षीय सहयोग ढांचा को और मजबूत करने पर काम होगा। लॉन्ग टर्म, उम्मीद है कि एक स्टेबल और डेमोक्रेटिक नेपाल के साथ इंडिया की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, रणनीतिक साझेदारी और गहरी होगी। चलिए उम्मीद करते हैं कि नेपाल में स्थिरता आए और भारत नेपाल संबंध और बेहतर हो। अब एनवायरनमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट पर आते हैं। एनवायरनमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, पर्यावरण और आपदा प्रबंधन। टॉपिक 1, उत्तराखंड फ्लैश फ्लड्स इन चमोली। उत्तराखंड के चमोली में अचानक बाढ़। एक दुखद खबर उत्तराखंड से आ रही है। भारी बारिश के कारण चमोली जिले के नंदानगर इलाके में फ्लैश फ्लड्स आ गई हैं। ओह, चमोली में फिर से? ये तो बहुत चिंता की बात है। हाँ, कम से कम 14 लोग 14 लोग मिसिंग बताए जा रहे हैं और कई घायल भी हैं। कुंथरी लगफवाली, कुंथरी लगा सरपनी और धुरमा जैसे कई गांव बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। 14 मिसिंग, ये तो बहुत ट्रैजिक है। रेस्क्यू ऑपरेशंस चल रहे होंगे? हाँ, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन लगी हुई है। पिछले 24 घंटे में नंदानगर में 70 mm बारिश हुई, जो काफी ज्यादा है पहाड़ी इलाके के लिए। करीब 300 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। ये फिर से डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 की इंपॉर्टेंस दिखाता है और एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के क्रूशियल रोल को। ये जीएस पेपर 3 डिजास्टर मैनेजमेंट, क्लाइमेट चेंज और हिमालयन इकोलॉजी के लिए एक और रिमाइंडर है। की कॉन्सेप्ट्स यहाँ क्या हैं? फ्लैश फ्लड्स और रिवराइन फ्लड्स में क्या अंतर होता है? फ्लैश फ्लड्स बहुत तेजी से आती हैं, यूजुअली भारी बारिश या क्लाउड बस्ट के कारण। छोटे नालों या धाराओं में पानी बहुत तेजी से बढ़ता है और वार्निंग टाइम कम मिलता है। रिवराइन फ्लड्स नदियों में धीरे धीरे पानी बढ़ने से आती हैं, वार्निंग टाइम ज्यादा होता है, फ्लैश फ्लड ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होती है। क्लाउड बस्ट फिनोमेना क्या होता है? क्लाउड बस्ट मतलब एक छोटे से इलाके में बहुत कम समय में बहुत ज्यादा बारिश हो जाना, जैसे 100 mm पर आर या उससे भी ज्यादा। पहाड़ों में ये अक्सर फ्लैश फ्लड्स ट्रिगर करता है। और लैंड सब्सिडेंस का भी इशू है पहाड़ी इलाकों में, जैसे जोशीमठ में देखा था। क्या इसका भी कोई रोल है? इनडायरेक्टली हो सकता है। लैंड सब्सिडेंस जमीन को अनस्टेबल बनाता है, जिससे हेवी रेनफॉल के दौरान
लैंडस्लाइड्स और डिब्री फ्लो का खतरा बढ़ जाता है, जो फ्लड सिचुएशन को और वर्सन कर सकता है। और डिजास्टर रिस्पांस में मल्टी एजेंसी कोऑर्डिनेशन कितना इंपॉर्टेंट है, ये भी दिखता है बिल्कुल। प्रीलिम्स फोकस। प्रीलिम्स के लिए। हाँ। एनडीआरएफ वर्सेस एसडीआरएफ के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फ्लैश फ्लड अर्ली वार्निंग सिस्टम्स अगर हैं तो कैसे काम करते हैं, हिमालयन रीजन की डिजास्टर वल्नरेबिलिटी आपदा भेद्यता क्यों ज्यादा है, क्लाइमेट चेंज और एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स का लिंक, और मेंस एनालिसिस। मेंस के लिए पहला, क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी हिमालयन रीजन एक्सट्रीम वेदर के प्रति इतना ससेप्टेबल संवेदनशील क्यों है, जियोलॉजी, इकोलॉजी, क्लाइमेट चेंज का रोल। दूसरा, डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस, क्या हमारे अर्ली वार्निंग सिस्टम्स, इवैक्यूएशन प्लान्स और कम्युनिटी रेजिलियंस, सामुदायिक लचीलापन बिल्डिंग एफर्ट्स एडुकेट है। तीसरा, डेवलपमेंट वर्सेस एनवायरनमेंट डिबेट, फ्रैजिल जोन्स में नाजुक क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, टूरिज्म, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स कितने सस्टेनेबल हैं, रेगुलेशंस का एनफोर्समेंट कैसा है। चौथा, इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी, आर्मी, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के बीच कोऑर्डिनेशन में क्या चैलेंजेस आते हैं और उन्हें कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। सही। इम्प्लीकेशंस क्या होंगे इसके। शॉर्ट टर्म फोकस रेस्क्यू ऑपरेशंस और इमीडिएट रिलीफ, तत्काल राहत पर है, शेल्टर, फूड, मेडिकल एड। मीडियम टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर रीबिल्डिंग, लॉस असेसमेंट और वल्नरेबिलिटी असेसमेंट, भेद्यता मूल्यांकन होगा। लॉन्ग टर्म सबसे जरूरी है क्लाइमेट अडेप्टिव डेवलपमेंट, जलवायु अनुकूली विकास स्ट्रैटेजीज बनाना और इम्प्लीमेंट करना हिल एरियाज के लिए। लैंड यूज प्लानिंग को स्ट्रिक्ट करना होगा। ये बार बार होने वाले हादसे दिखाते हैं कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग कितनी जरूरी है। अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर चलते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी। टॉपिक 1, इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन (IEC) जनरल मीटिंग, अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन की आम बैठक। साइंस एंड टेक में इंडिया के लिए एक गौरव का पल। इंडिया इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन, अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन यानी IEC की 89th जनरल मीटिंग होस्ट कर रहा है। हाँ, ये न्यू दिल्ली के भारत मंडपम में हो रही है, सितंबर 15 से 19 तक। भारत मंडपम वही जहां G20 समिट हुई थी। अच्छा, इसमें कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 100 से ज्यादा देशों के 2000 से ज्यादा एक्सपर्ट्स आए हुए हैं। ये ग्लोबल इलेक्ट्रोटेक्निकल स्टैंडर्ड्स, वैश्विक इलेक्ट्रोटेक्निकल मानकों पर चर्चा करने के लिए IEC का सबसे बड़ा सालाना इवेंट है। इलेक्ट्रोटेक्निकल स्टैंडर्ड्स मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स और रिलेटेड टेक्नोलॉजीज के स्टैंडर्ड्स। एग्जैक्टली। बिजली से चलने वाली हर चीज, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, एनर्जी जनरेशन, ट्रांसमिशन, सबका स्टैंडर्डाइजेशन IEC देखता है। सेफ्टी, एफिशिएंसी, इंटरऑपरेबिलिटी के लिए ये स्टैंडर्ड्स बहुत जरूरी हैं। इंडिया में स्टैंडर्ड्स के लिए कौन सी बॉडी है। यहाँ इम्पॉर्टेंट बॉडी है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स यानी BIS। BIS ही इंडिया की नेशनल स्टैंडर्ड्स बॉडी यानी राष्ट्रीय मानक निकाय है और IIC में इंडिया को रिप्रेजेंट करती है। इस मीटिंग को होस्ट करना दिखाता है कि इंडिया ग्लोबल स्टैंडर्ड सेटिंग में एक्टिव रोल निभा रहा है। ये GS पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी कंट्रोल और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव से कैसे जुड़ा है। देखो, अगर इंडियन प्रोडक्ट्स ग्लोबल स्टैंडर्ड्स मीट करते हैं तो उनका एक्सपोर्ट पोटेंशियल बढ़ता है। मेक इन इंडिया तभी सक्सेसफुल होगा जब हमारे प्रोडक्ट्स ग्लोबली कॉम्पिटिटिव हों और स्टैंडर्ड्स इसमें की रोल निभाते हैं। BIS का मैंडेट, अधिदेश यही है कि इंडियन स्टैंडर्ड्स को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ अलाइन किया जाए। की कॉन्सेप्ट्स यहाँ क्या हैं? IEC का रोल और फंक्शंस क्या हैं एग्जैक्टली? IEC एक ग्लोबल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो इलेक्ट्रो टेक्नोलॉजी के फील्ड में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स डेवलप और पब्लिश करती है। ये कन्फॉर्मिटी असेसमेंट सिस्टम्स भी मैनेज करती है ताकि प्रोडक्ट स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बने हैं या नहीं ये चेक हो सके। और इस मीटिंग में लो वोल्टेज डायरेक्ट करंट यानी LVDC स्टैंडर्डाइजेशन पर फोकस क्यों है? ये LVDC क्या है? LVDC एक उभरती हुई टेक्नोलॉजी है, खासकर क्लीन एनर्जी सेक्टर में। सोलर पैनल्स, बैटरीज, LEDs, EVs ये सब DC पर चलते हैं। LVDC डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंट हो सकता है, एनर्जी लॉस कम होता है। इसके स्टैंडर्डाइजेशन से डिवाइसेस की इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ेगी, अडॉप्शन तेज होगा और कॉस्ट्स कम होंगी। इंडिया इसमें लीड लेना चाहता है। अच्छा,
और इलेक्ट्रोटेक्निकल स्टैंडर्ड्स का ग्लोबल ट्रेड यानी वैश्विक व्यापार पर कितना असर पड़ता है? बहुत ज्यादा। एक एस्टिमेट के मुताबिक आईएसी स्टैंडर्ड्स दुनिया के करीब 20% ग्लोबल मर्चेंडाइज ट्रेड वैल्यू को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं। स्टैंडर्ड्स ट्रेड बैरियर्स भी हो सकते हैं और ट्रेड फैसिलिटेशन का जरिया भी। 20%। वाओ। प्रीलिम्स पॉइंट्स। प्रीलिम्स के लिए आईएसी की मेंबरशिप कितनी है? 170 देश जो दुनिया की 99% पॉपुलेशन और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कवर करते हैं। बीआईएस का रोल क्या है? एलवीडीसी क्या है और इसके एप्लीकेशंस क्या हैं क्लीन एनर्जी में? और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का ट्रेड पर इम्पैक्ट वाला फैक्ट 20% ग्लोबल ट्रेड वैल्यू। ठीक है। मेंस एनालिसिस। मेंस के लिए पहला, स्टैंडर्ड्स लीडरशिप। ग्लोबल स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसेस में इंडिया कैसे अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा सकता है, इसका स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है। दूसरा, क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन। एलवीडीसी जैसे स्टैंडर्ड सस्टेनेबल एनर्जी, सतत ऊर्जा गोल्स अचीव करने में कैसे मदद कर सकते हैं। तीसरा, ट्रेड फैसिलिटेशन कैसे? स्टैंडर्ड्स हार्मोनाइजेशन, मानकों का सामंजस्य इंडियन एक्सपोर्ट्स की कॉम्पिटिटिवनेस, निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ा सकता है और नॉन टैरिफ बैरियर्स कम कर सकता है। चौथा, टेक्नोलॉजी इनोवेशन स्टैंडर्ड्स कैसे इनोवेशन को ड्राइव करते हैं और साथ ही सेफ्टी और क्वालिटी इंश्योर करते हैं। इसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे? शॉर्ट टर्म, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स कम्युनिटी में इंडिया की विजिबिलिटी और प्रोफाइल बढ़ेगी। मीडियम टर्म, इंडिया क्लीन एनर्जी स्टैंडर्ड्स डेवलपमेंट में लीडरशिप रोल ले सकता है, खासकर एलवीडीसी में। लॉन्ग टर्म, स्टैंडर्ड्स अलाइनमेंट से इंडियन इंडस्ट्री की एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस सुधरेगी, मेक इन इंडिया को बूस्ट मिलेगा। ये तो काफी पॉजिटिव डेवलपमेंट है। अगली खबर हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड है। टॉपिक 2, वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे फोकस। हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे, विश्व रोगी सुरक्षा दिवस, अभी हाल ही में सितंबर 17 को मनाया गया। हाँ, ये हर साल मनाया जाता है। इसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO लीड करता है। पेशेंट सेफ्टी एक क्रिटिकल ग्लोबल हेल्थ इशू है। 2025 की थीम क्या थी? 2025 की थीम थी सेफ केयर फॉर एवरी न्यूबॉर्न एंड एवरी चाइल्ड, हर नवजात और हर बच्चे के लिए सुरक्षित देखभाल। तो फोकस पीडियाट्रिक यानी बाल चिकित्सा और नियोनेटल यानी नवजात हेल्थ केयर सेटिंग्स पर था। अच्छा, मतलब बच्चों और नवजातों की देखभाल में सेफ्टी पर जोर। गोल क्या था? गोल था इन सेटिंग्स में प्रिवेंटेबल हार्म यानी निवारणीय नुकसान को खत्म करना। मतलब ऐसी गलतियां या चूक जिनसे बच्चों को नुकसान पहुंच सकता है और जिन्हें रोका जा सकता है। ये GS पेपर 2 हेल्थ सेक्टर रिफॉर्म्स, पब्लिक हेल्थ और नेशनल हेल्थ मिशन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ एस्पेक्ट से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। की कॉन्सेप्ट्स यहाँ हैं। पेशेंट सेफ्टी इंडिकेटर्स, रोगी सुरक्षा संकेतक क्या होते हैं? एडवर्स इवेंट्स, प्रतिकूल घटनाएं किन्हें कहते हैं? न्यूनेटल एंड पीडियाट्रिक केयर प्रोटोकॉल्स क्या हैं? हेल्थ केयर क्वालिटी अश्योरेंस सिस्टम्स, स्वास्थ्य सेवा गुणवत्ता आश्वासन प्रणाली कैसे काम करते हैं? और प्रिवेंटेबल मेडिकल एरर्स, निवारणीय चिकित्सा त्रुटियां क्या होती हैं? हाँ, ये टर्म्स इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स फोकस। प्रीलिम्स के लिए WHO के इम्पॉर्टेंट ग्लोबल हेल्थ डेज और कैंपेन्स। पेशेंट सेफ्टी मैट्रिक्स और बेंचमार्क्स क्या हैं? इंडिया में हेल्थ केयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स कौन तय करता है? जैसे NAB, मेडिकल एरर प्रिवेंशन स्ट्रैटेजीज क्या हो सकती हैं? और मेंस एनालिसिस। हेल्थ पीडियाट्रिक पेशेंट्स की स्पेसिफिक नीड्स क्या होती हैं? उनके लिए सेफ केयर इंश्योर करने में क्या चैलेंजेस हैं? तीसरा, हेल्थ केयर वर्कफोर्स, डॉक्टर्स, नर्सेज और बाकी स्टाफ की ट्रेनिंग और कॉम्पिटेंसी पेशेंट सेफ्टी में कितनी इंपॉर्टेंट है। चौथा, हेल्थ सिस्टम स्ट्रेंथनिंग, सेफ केयर डिलीवरी के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोटोकॉल्स और रिपोर्टिंग मैकेनिज्म्स कैसे डेवलप किए जाएं। इसके इम्प्लीकेशंस क्या है? शॉर्ट टर्म, पेशेंट सेफ्टी प्रोटोकॉल्स के बारे में अवेयरनेस बढ़ेगी हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स और पब्लिक में। मीडियम टर्म, हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स में क्वालिटी स्टैंडर्ड्स इंप्रूव करने पर फोकस बढ़ेगा, प्रोटोकॉल्स रिवाइज होंगे, ट्रेनिंग इंप्रूव होगी। लॉन्ग टर्म, उम्मीद है कि प्रिवेंटेबल हार्म कम होगा, बच्चों के हेल्थ आउटकम्स बेहतर होंगे और ओवरऑल हेल्थ केयर सिस्टम में ट्रस्ट बढ़ेगा। ये बहुत जरूरी इनिशिएटिव है। अब इंटरनल सिक्योरिटी, आंतरिक सुरक्षा से जुड़ी खबर देखते हैं। इंटरनल सिक्योरिटी, आंतरिक सुरक्षा। टॉपिक 1, दुसू इलेक्शन रिजल्ट्स एंड कैंपस सिक्योरिटी। दुसू चुनाव परिणाम और परिसर सुरक्षा।
दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन यानी DSU इलेक्शंस के रिजल्ट्स आ गए हैं। काउंटिंग भारी सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट के बीच हुई। हाँ, DSU इलेक्शंस हमेशा काफी हाई प्रोफाइल रहते हैं और सिक्योरिटी एक मेजर कंसर्न रहती है। मेन कॉन्टेस्ट ABVP और NSU के बीच था, जैसा अक्सर होता है। वोटर टर्नआउट कितना रहा इस बार? टर्नआउट रहा 39.45%। 39.45% मतलब 40 से थोड़ा कम। 4 मेन पोजीशंस प्रेसिडेंट, VP, सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी के लिए 21 कैंडिडेट्स मैदान में थे। ये स्टूडेंट यूनियन इलेक्शंस, छात्र संघ चुनाव, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस का हिस्सा हैं। इनका GS पेपर 2, एजुकेशन सेक्टर गवर्नेंस और लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था के कैंपस सिक्योरिटी मैनेजमेंट एस्पेक्ट से क्या लिंक है? लिंक ये है कि ये इलेक्शन स्टूडेंट पॉलिटिक्स और लार्जर पॉलिटिकल ट्रेंड्स का रिफ्लेक्शन होते हैं। इनमें ऑफन वायलेंस या डिसरप्शंस का रिस्क रहता है, इसलिए कैंपस सिक्योरिटी मैनेज करना पुलिस और यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए चैलेंज होता है। दिल्ली पुलिस का हेवी डिप्लॉयमेंट इसी का नतीजा है। की कॉन्सेप्ट्स यहाँ क्या हैं? स्टूडेंट यूनियन इलेक्टोरल प्रोसेसेस कैसे काम करते हैं? कैंपस सिक्योरिटी और लॉ एनफोर्समेंट का रोल क्या है? और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑटोनॉमी, शैक्षणिक संस्थान स्वायत्ता का इससे क्या लेना देना है? स्टूडेंट यूनियन इलेक्शंस यूनिवर्सिटी के अपने रूल्स और लिंकडो कमेटी रिकमेंडेशंस के आधार पर होते हैं। कैंपस सिक्योरिटी में यूनिवर्सिटी की अपनी सिक्योरिटी होती है, जरूरत पड़ने पर पुलिस की मदद ली जाती है। ऑटोनॉमी का इशू तब आता है जब एक्सटर्नल इंटरफेरेंस जैसे पॉलिटिकल पार्टीज का इन्फ्लुएंस या लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज ज्यादा बढ़ जाते हैं। प्रीलिम्स पॉइंट्स? प्रीलिम्स के लिए स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन प्रोसीजर्स के बेसिक्स, लिंकडो कमेटी रिकमेंडेशंस किससे रिलेटेड है, कैंपस इवेंट्स के लिए सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स कैसे होते हैं, यूथ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, युवा राजनीतिक भागीदारी का इंपॉर्टेंस। मेंस एनालिसिस? मेंस के लिए पहला, डेमोक्रेटिक एजुकेशनल गवर्नेंस में स्टूडेंट यूनियंस का क्या पॉजिटिव या नेगेटिव रोल है। दूसरा, कैंपस सिक्योरिटी, यूनिवर्सिटी में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और मेंटेनिंग ऑर्डर के बीच बैलेंस कैसे साधा जाए। तीसरा, यूथ एंगेजमेंट, स्टूडेंट पॉलिटिक्स युवाओं को पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन और सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी, नागरिक जिम्मेदारी के लिए कैसे तैयार करती है। चौथा, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, यूनिवर्सिटी गवर्नेंस में ऑटोनॉमी वर्सेस रेगुलेशन का डिबेट। इम्प्लीकेशंस? शॉर्ट टर्म, इलेक्शंस का शांतिपूर्ण संचालन एक सक्सेस है डेमोक्रेटिक प्रोसेस के लिए। मीडियम टर्म, इलेक्टेड यूनियन इंस्टीट्यूशनल गवर्नेंस में स्टूडेंट्स के इश्यूज रेज करेगा। लॉन्ग टर्म, ये यूथ में डेमोक्रेटिक वैल्यूज और लीडरशिप स्किल्स डेवलप करने का एक प्लेटफॉर्म है। ठीक है, अब सोशल इश्यूज इन वेलफेयर यानी सामाजिक मुद्दे और कल्याण सेक्शन पे आते हैं। सोशल इश्यूज इन वेलफेयर, सामाजिक मुद्दे और कल्याण। टॉपिक 1, तमिल सिनेमा लॉजेस कॉमेडियन रोबो शंकर। तमिल सिनेमा ने कॉमेडियन रोबो शंकर को खोया। मनोरंजन जगत से एक दुखद खबर है। जाने माने तमिल एक्टर और कॉमेडियन रोबो शंकर का चेन्नई में निधन हो गया। ओह, ये तो बहुत सैड न्यूज है। वो काफी पॉपुलर थे अपनी कॉमेडी टाइमिंग के लिए। उम्र क्या थी उनकी? वो सिर्फ 46 साल के थे, काफी यंग थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो लिवर और किडनी की बीमारियों से जूझ रहे थे। 46, बहुत जल्दी चले गए। क्या हुआ था एग्जैक्टली? बताया जा रहा है कि वो सेट पर कोलैप्स हो गए थे, जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। डायग्नोसिस था गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ब्लीडिंग, जठरांत्र रक्तस्राव और मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन, बहुअंग शिथिलता। मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन, ये तो बहुत सीरियस कंडीशन है। ये खबर कल्चरल हेरिटेज, स्पेसिफिकली तमिल सिनेमा और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़ी है। हाँ, GS पेपर 1 आर्ट एंड कल्चर रीजनल सिनेमा के पर्सपेक्टिव से रेलेवेंट है और हेल्थ सेक्टर, हेल्थ केयर एक्सेस एंड क्वालिटी से भी लिंक है, आर्टिस्ट्स की हेल्थ इश्यूज को लेकर। बिल्कुल। की कॉन्सेप्ट्स यहाँ क्या है? रीजनल सिनेमा का कल्चरल इम्पैक्ट कितना बड़ा होता है? एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की वर्किंग कंडीशंस कैसी होती हैं? क्या आर्टिस्ट्स के लिए हेल्थ केयर एक्सेसिबिलिटी एक इशू है? और इस तरह के लॉस पर कम्युनिटी मोर्निंग, सामुदायिक शोक कैसे मैनिफेस्ट होता है? हाँ, ये सब इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं। प्रीलिम्स पॉइंट्स? प्रीलिम्स के लिए तमिल सिनेमा का हिस्ट्री और एवोल्यूशन, रीजनल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का सिग्निफिकेंस इंडिया में, आर्टिस्ट वेलफेयर एंड सोशल सिक्योरिटी, कलाकार कल्याण और सामाजिक सुरक्षा से रिलेटेड स्कीम्स अगर कोई हैं, कल्चरल हेरिटेज प्रिजर्वेशन, सांस्कृतिक विरासत संरक्षण में सिनेमा का रोल। मेंस एनालिसिस। मेंस के लिए पहला, कल्चरल हेरिटेज, रीजनल सिनेमा, कल्चरल आइडेंटिटी और वैल्यूज को प्रिजर्व और प्रमोट करने में क्या भूमिका निभाता है। दूसरा, आर्टिस्ट वेलफेयर,
एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम करने वालों के लिए बेटर हेल्थ केयर एक्सेस और सोशल सिक्योरिटी नेट की जरूरत क्यों है, वर्किंग कंडीशंस कैसी हैं। तीसरा, रीजनल आइडेंटिटी, सिनेमा का लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल आइडेंटिटी पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। चौथा, इंडस्ट्री कंडीशंस, क्या इंडस्ट्री में आर्टिस्ट के फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए सपोर्ट सिस्टम्स हैं। इम्प्लीकेशंस क्या होंगे? शॉर्ट टर्म, फैंस और इंडस्ट्री में शोक रहेगा, ट्रिब्यूट्स दिए जाएंगे। मीडियम टर्म, शायद आर्टिस्ट वेलफेयर और वर्किंग कंडीशंस पर इंडस्ट्री के अंदर कुछ इंट्रोस्पेक्शन, आत्मनिरीक्षण हो। लॉन्ग टर्म, उम्मीद है कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री वर्कर्स के लिए बेटर सपोर्ट सिस्टम्स डेवलप करने पर ध्यान दिया जाएगा। उम्मीद करते हैं ऐसा हो। अगली खबर महाराष्ट्र से है, मराठा कोटा को लेकर। टॉपिक 2, मराठा कोटा कंट्रोवर्सी इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में मराठा कोटा का मुद्दा फिर से गरमाया हुआ है। हाँ, ये तो काफी समय से चल रहा है। अभी क्या डेवलपमेंट है? डेवलपमेंट ये है कि फडणवीस सरकार ने हैदराबाद गैजेट, हैदराबाद राजपत्र के हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के आधार पर मराठास को कुनबी सर्टिफिकेट देकर ओबीसी रिजर्वेशन देने का रास्ता निकाला है। इसके बाद अब धंगर्स, कोलीज और बंजारास जैसी दूसरी कम्युनिटीज भी वैसी ही रिकग्निशन और रिजर्वेशन की मांग कर रही हैं अपने हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के आधार पर। अच्छा, मतलब एक कम्युनिटी को सोल्यूशन दिया तो दूसरी कम्युनिटीज भी सिमिलर डिमांड्स लेकर आ गईं। मराठा रिजर्वेशन एक्टिविस्ट मनोज जरांगे पटेल का नाम भी इसमें प्रोमिनेंट है। वो अनशन पर थे। हाँ, बिल्कुल। ये पूरा मामला जुड़ा है आर्टिकल 15 और 16, अनुच्छेद 15 और 16 के रिजर्वेशन प्रोविजन से और मंडल कमीशन के बाद ओबीसी रिजर्वेशंस की पॉलिटिक्स से। जीएस पेपर 2 सोशल जस्टिस रिजर्वेशन पॉलिसीज का ये क्लासिक एग्जाम्पल है। की कॉन्सेप्ट्स यहाँ समझने वाले हैं। अदर बैकवर्ड क्लासेस यानी ओबीसी क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या है? सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस यानी एसईबीसी का कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे मराठास को पहले दिया गया था। और ये हैदराबाद गजेट का हिस्टोरिकल रिकॉर्ड कितना वैलिड है रिजर्वेशन देने के लिए? यही तो लीगल स्क्रूटनी का पॉइंट है। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स को करंट सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस प्रूफ करने के लिए कैसे यूज किया जा सकता है, ये कोर्ट्स तय करेंगी। और रिजर्वेशन सीलिंग का इशू तो है ही। सुप्रीम कोर्ट का 50% कैप वाला जजमेंट, इंदिरा साहिनी केस। जुडिशियल प्रीसिडेंस यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स पॉइंट्स। प्रीलिम्स के लिए। रिजर्वेशंस के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, आर्टिकल 15-16, ओबीसी वर्सेस एसपीसी वर्सेस एसटी क्लासिफिकेशंस के क्राइटेरिया, रिजर्वेशन परसेंटेज लिमिट्स, 50% कैप और एक्सेप्शंस, कास्ट क्लासिफिकेशन के लिए हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंटेशन का रोल, जैसे गजेटियर्स, इंपॉर्टेंट जजमेंट्स इंदिरा सोने। और मीन्स एनालिसिस। मेंस के लिए पहला, सोशल जस्टिस रिजर्वेशन बेनिफिट्स के लिए कंपीटिंग क्लेम्स को कैसे बैलेंस किया जाए, क्या क्राइटेरिया फेयर और ऑब्जेक्टिव है। दूसरा, पॉलिटिकल इकोनॉमी, रिजर्वेशन पॉलिटिक्स में इलेक्टोरल कैलकुलेशंस, चुनावी गणना का रोल, कैसे पॉलिटिकल पार्टीज इन डिमांड्स को मैनेज करती हैं। तीसरा, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, रिजर्वेशन पॉलिसीज पर जुडिशियल ओवरसाइट, न्यायिक निरीक्षण का इंपॉर्टेंस और लिमिटेशंस क्या है। चौथा, सोशल हार्मनी, रिजर्वेशंस पर इंटर कम्युनिटी टेंशंस, अंतर सामुदायिक तनाव को कैसे मैनेज किया जाए ताकि सोशल फैब्रिक ना टूटे। इम्प्लीकेशंस क्या है इसके? शॉर्ट टर्म, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन यानी राजनीतिक लामबंदी बढ़ेगी, कम्युनिटी टेंशंस बढ़ सकते हैं, प्रोटेस्ट्स हो सकते हैं। मीडियम टर्म, लीगल चैलेंजेस आएंगे कोर्ट में, पॉलिसी एडजस्टमेंट्स हो सकते हैं। लॉन्ग टर्म, रिजर्वेशन फ्रेमवर्क का एक कॉम्प्रहेंसिव रिव्यू यानी व्यापक समीक्षा करने की जरूरत महसूस हो सकती है कि करंट सिस्टम कितना इफेक्टिव है और क्या चेंजेस चाहिए। ये मुद्दा तो लंबा चलेगा लगता है। अब कल्चर एंड हेरिटेज सेक्शन देखते हैं। कल्चर एंड हेरिटेज, संस्कृति और विरासत। टॉपिक 1, DEPWD AUH कोलैबोरेशन फॉर डिसेबिलिटी रिहैबिलिटेशन, दिव्यांगजन पुनर्वास के लिए DEPWD आयुष सहयोग। एक अच्छी पहल की खबर है। डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज यानी DEPWD और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष मंत्रालय ने पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के लिए इंटीग्रेटेड रिहैबिलिटेशन को प्रमोट करने के लिए कोलैबोरेशन अनाउंस किया है। इंटीग्रेटिव रिहैबिलिटेशन मतलब आयुष सिस्टम्स को रिहैबिलिटेशन प्रोसेस में इंटीग्रेट करना। हाँ, लगता तो यही है। हालांकि स्पेसिफिक डिटेल्स अभी सामने नहीं आई हैं कि ये कोलैबोरेशन कैसे काम करेगा। ये इनिशिएटिव राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के
स्पिरिट से अलाइन करता है, जो कॉम्प्रहेंसिव रिहैबिलिटेशन की बात करता है। और आयुष सिस्टम्स आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी को मॉडर्न मेडिसिन के साथ इंटीग्रेट करने का प्रयास है। ये जीएस पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस के तहत आता है। की कॉन्सेप्ट्स। इंटीग्रेटिव रिहैबिलिटेशन अप्रोचेस क्या होते हैं? डिसेबिलिटी केयर में ट्रेडिशनल मेडिसिन, पारंपरिक चिकित्सा का क्या रोल हो सकता है? इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन, अंतर मंत्रालय समन्वय कितना इंपॉर्टेंट है ऐसी स्कीम्स के लिए? और होलिस्टिक हेल्थ केयर डिलीवरी, समग्र स्वास्थ्य सेवा वितरण का क्या मतलब है? मतलब पेशेंट की नीड्स के हिसाब से डिफरेंट थेरेपीज, मॉडर्न प्लस ट्रेडिशनल को कंबाइन करना। ट्रेडिशनल मेडिसिन क्रॉनिक कंडीशंस, पेन मैनेजमेंट, मेंटल वेलबींग में कॉम्प्लीमेंट्री रोल निभा सकती है। कोऑर्डिनेशन जरूरी है ताकि रिसोर्सेज इफेक्टिवली यूज हो और डुप्लीकेशन ना हो। होलिस्टिक केयर माने सिर्फ बीमारी में ही पूरे इंसान, बॉडी, माइंड, स्पिरिट पर फोकस करना। प्रीलिम्स पॉइंट्स। प्रीलिम्स के लिए AUSS सिस्टम्स और मॉडर्न मेडिसिन का इंटीग्रेशन एफर्ट्स, डिसेबिलिटी राइट्स लेजिस्लेशन इन इंडिया RPWD एक्ट 2016, इंटर मिनिस्टेरियल कोलैबोरेशन के एग्जांपल्स, इंडिया की ट्रेडिशनल हेल्थ केयर प्रैक्टिसेस कौन-कौन सी हैं। मेंस एनालिसिस। मेंस के लिए पहला, होलिस्टिक हेल्थ केयर, ट्रेडिशनल और मॉडर्न मेडिसिन को इंटीग्रेट करने के बेनिफिट्स और चैलेंजेस क्या हैं। दूसरा, डिसेबिलिटी राइट्स, क्या ये कोलैबोरेशन कॉम्प्रिहेंसिव रिहैबिलिटेशन अप्रोचेस प्रोवाइड करने में मदद करेगा। तीसरा, पॉलिसी इनोवेशन, सर्विस डिलीवरी इंप्रूव करने के लिए इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन कितना इफेक्टिव हो सकता है। चौथा, कल्चरल हेरिटेज, ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम्स को प्रिजर्व और साइंटिफिकली वैलिडेट करके हेल्थ केयर में कैसे यूज किया जा सकता है। इम्प्लीकेशंस। शॉर्ट टर्म, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के लिए रिहैबिलिटेशन सर्विस ऑप्शंस बढ़ सकते हैं। मीडियम टर्म, इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर डिलीवरी मॉडल्स डेवलप हो सकते हैं, पायलट प्रोजेक्ट्स शुरू हो सकते हैं। लॉन्ग टर्म, एक ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव और होलिस्टिक डिसेबिलिटी सपोर्ट इकोसिस्टम तैयार हो सकता है इंडिया में। ये एक प्रॉमिसिंग कोलैबोरेशन लगता है। डिटेल्स का इंतजार रहेगा। चलिए अब एथिक्स लिंकेजेस को रिकैप करते हैं। एथिक्स लिंकेजेस रिकैप। हाँ, हमने आज ECI वाले मुद्दे में एथिक्स और नैतिकता के डायमेंशंस पे बात की थी, याद है? हाँ, ट्रांसपेरेंसी वर्सेस सीक्रेसी, इंस्टीट्यूशनल ट्रस्ट और पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे पॉइंट्स थे। एग्जैक्टली। वो केस दिखाता है कि कैसे एलिगेशंस और इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्सेज डेमोक्रेटिक वैल्यूज को टेस्ट करते हैं और पब्लिक सर्वेंट्स के लिए इम्पार्शियलिटी, ऑब्जेक्टिविटी और इंटेग्रिटी कितनी जरूरी है। सही। अब आज की खबरों में आए इंपॉर्टेंट नाम, जगहें और रिपोर्ट्स का एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। AVR, प्लेसेस, पर्सन्स, रिपोर्ट्स एंड न्यूज रिकैप। ओके, फटाफट रिकैप। की पर्सनालिटीज: सुशीला कार्की, नेपाल इंटरम PM, रोबो शंकर, तमिल एक्टर जिनका निधन हुआ, ज्ञानेश कुमार, CEC जिन पर आरोप लगे, मनोज जरांगे पाटिल, मराठा एक्टिविस्ट। इंपॉर्टेंट प्लेसेस: चमोनी उत्तराखंड, फ्लैश फ्लड्स, अलेंड कर्नाटका, वोट डिलीशन कंट्रोवर्सी, भारत मंडपम, न्यू दिल्ली, IISc मीटिंग की जगह, पंजाब, डिक्लेयर्ड सिवियरली फ्लडेड। सिग्निफिकेंट रिपोर्ट्स, डॉक्यूमेंट्स: हैदराबाद गैजेट, मराठा कोटा कॉन्टेक्स्ट में रेफरेंस, GST 2.0 रिफॉर्म पैकेज, सरकार का पॉलिसी डॉक्यूमेंट, IAC स्टैंडर्ड्स फ्रेमवर्क, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स, कर्नाटका CID इन्वेस्टिगेशन लेटर्स, ECI मामले में। गुड रिकैप। अब कुछ की नंबर्स पर नजर डालते हैं। डेटा एंड इन्फोग्राफिक्स रिकैप। हाँ, कुछ की नंबर्स जो आज हमने डिस्कस किए। DUSU इलेक्शन टर्नआउट 39.45%, 39.45%. GST 2.0 शॉर्ट टर्म एस्टिमेटेड रेवेन्यू लॉस 48,000 करोड़ रुपीस, 48,000 करोड़ रुपए। चमोली फ्लैश फ्लड्स में मिसिंग लोग कम से कम 14। IIC जनरल मीटिंग में एक्सपर्ट्स 2,000 प्लस। 2,000 प्लस। IIC मेंबर कंट्रीज 170। IEC स्टैंडर्ड्स का ग्लोबल ट्रेड पर इन्फ्लुएंस लगभग 20%। 20%। रोबो शंकर की एज एट डिमाइस 46। एलेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी में अलेजेड वोट डिलीशन का टारगेट नंबर 6018। 6018। GST 2.0 से एस्टिमेटेड इन्फ्लेशन रिडक्शन 1.1 percentage points. 1.1। न्यू GST प्राइमरी स्लैब्स 5% and 18%. 5% and 18% plus 40% सिन लग्जरी स्लैब। चमोली में 24 घंटे की रेनफॉल, नांदन नागर
70 mm, 70 mm, चमोली में इवैक्यूएटेड रेजिडेंट्स 300। 300. नंबर्स याद रखने में मदद करते हैं, कॉन्टेक्स्ट समझने में। अब एडिटोरियल इंसाइट्स पर आते हैं। Editorial Insights Recap. आज की खबरों से कुछ मेन एडिटोरियल थीम्स क्या निकल कर आ रहे हैं? पहला तो है डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस अंडर स्क्रूटनी, लोकतांत्रिक संस्थाएं जांच के दायरे में. ECI कंट्रोवर्सी इसका बड़ा एग्जाम्पल है। इंस्टीट्यूशंस की क्रेडिबिलिटी और ऑटोनॉमी पर सवाल। दूसरा डिजास्टर मैनेजमेंट एंड क्लाइमेट रेजिलियंस, आपदा प्रबंधन और जलवायु लचीलापन. पंजाब और उत्तराखंड फ्लड्स दिखाते हैं कि हमें इस पर कितना काम करने की जरूरत है. प्रिपेयर्डनेस, मिटिगेशन और एडेप्टेशन. तीसरा इकोनॉमिक रिफॉर्म इम्प्लीमेंटेशन, आर्थिक सुधार कार्यान्वयन। GST 2.0 एक बड़ा रिफॉर्म है, लेकिन इसका सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन और इंटेंडेड बेनिफिट्स डिलीवर करना क्रूशल है। चैलेंजेस भी हैं। और चौथा रीजनल सिनेमा एंड कल्चरल हेरिटेज. रोबो शंकर के निधन ने रीजनल सिनेमा के कंट्रीब्यूशन और आर्टिस्ट्स के वेलफेयर इश्यूज को हाईलाइट किया. ये सब थीम्स मेंस आंसर राइटिंग में यूज हो सकते हैं। बिल्कुल. अब प्रीलिम्स के लिए फटाफट रिवीजन करते हैं. प्रीलिम्स फैक्ट्स, क्विक रिवीजन। फटाफट रिवीजन. चलो प्रीलिम्स के लिए क्विक फैक्ट्स रिवाइज करते हैं। इलेक्शन कमीशन, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, आर्टिकल 324-329, अनुच्छेद 324 से 329 याद रखना। जीएसटी काउंसिल, जीएसटी परिषद, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, आर्टिकल 279A. NDRF किस एक्ट के तहत? डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, BIS, इंडिया की नेशनल स्टैंडर्ड्स बॉडी. वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे, विश्व रोगी सुरक्षा दिवस। कब? 17 सितंबर। थीम? सेफ केयर फॉर न्यूबॉर्न्स एंड चिल्ड्रन। IEC, इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन. कितने मेंबर्स? 170. कहाँ मीटिंग हुई? न्यू दिल्ली. LVDC क्या है? लो वोल्टेज डायरेक्ट करंट। किस लिए इंपॉर्टेंट? क्लीन एनर्जी। DSU, दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन. SEBC सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस, मराठा कोटा कॉन्टेक्स्ट में रेलेवेंट। DEPWD, डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, आयुष के साथ कोलैबोरेशन किया. आलन कॉन्स्टिट्यूएंसी आनंद निर्वाचन क्षेत्र, कहाँ है? कर्नाटका में. क्यों न्यूज में? वोट डिलीशन कंट्रोवर्सी, चमोली डिस्ट्रिक्ट, चमोली जिला, कहाँ? उत्तराखंड में. क्यों न्यूज में? फ्लैश फ्लड्स, भारत मंडपम, भारत मंडपम, कहाँ? न्यू दिल्ली में। क्या हुआ वहां? ICAG जनरल मीटिंग, तमिल सिनेमा इंडस्ट्री, कहाँ? सिग्निफिकेंट, तमिलनाडु में. क्यों न्यूज में? रोबो शंकर, नेपाल्स कॉन्स्टिट्यूशन डे, नेपाल का संविधान दिवस, कब? सितंबर 19. ये क्विक फैक्ट्स प्रीलिम्स में बहुत काम आते हैं। बिल्कुल. अब कुछ मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चंस, इन्हें लिखने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न. पहला सवाल, GS पेपर 2 से 150 वर्ड्स में, एनालाइज द चैलेंजेस फेसिंग इलेक्टोरल इंटेग्रिटी इन इंडिया एंड सजेस्ट मेजर्स टू स्ट्रेंथन पब्लिक कॉन्फिडेंस इन द इलेक्शन प्रोसेस। भारत में चुनावी अखंडता के समक्ष चुनौतियों का विश्लेषण करें और चुनाव प्रक्रिया में जनता के विश्वास को मजबूत करने के उपाय सुझाएं। दूसरा सवाल, GS पेपर 2 से 250 वर्ड्स. Examine the role of interim governments in democratic transitions with reference to recent developments in South Asian countries. दक्षिण एशियाई देशों में हाल के घटनाक्रमों के संदर्भ में लोकतांत्रिक संक्रमणों में अंतरिम सरकारों की भूमिका का परीक्षण करें. तीसरा, GS पेपर 3, 150 words, discuss the potential economic impacts of GST 2.0 reforms on different sectors of the Indian economy. भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों पर GST 2.0 सुधारों के संभावित आर्थिक प्रभावों पर चर्चा करें। चौथा, GS पेपर 3, 250 वर्ड्स. Evaluate India's disaster management framework in the context of increasing climate-induced extreme weather events in the Himalayan region. हिमालयी क्षेत्र में बढ़ते जलवायु प्रेरित चरम मौसम की घटनाओं के संदर्भ में भारत के आपदा प्रबंधन ढांचे का मूल्यांकन करें। और पांचवा, GS पेपर 3, 150 words. Assess the significance of international standardization bodies like IAC in promoting India's manufacturing competitiveness and clean energy transition. भारत की विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता और स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण को बढ़ावा देने में IEC जैसे अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण निकायों के महत्व का आकलन करें। ये क्वेश्चंस आज के डिस्कशन पर बेस्ड हैं. इन्हें अटेम्प्ट करना जरूरी है. हाँ, राइटिंग प्रैक्टिस बहुत जरूरी है।
अब एक छोटा सा क्विज हो जाए। रेडी? क्विज? प्रश्नोत्तरी। चलो, पहला सवाल। Q1 भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद चुनाव आयोग की स्थापना और शक्तियों से संबंधित है? ए आर्टिकल 320, बी आर्टिकल 324, सी आर्टिकल 330, डी आर्टिकल 334। आसान है। अगला। Q2 जीएसटी 2.0 सुधार कितने प्राथमिक कर स्लैब लागू करते हैं सिन कल्लक्षरी को छोड़कर? ए 2 5% और 18%, बी 3 5% 18 और 28%, सी 3 5% 18% और 40%, डी 4 5% 12% 18% और 28%। तीसरा सवाल। Q3 विश्व रोगी सुरक्षा दिवस 2025 की थीम किस जनसांख्यिकी पर केंद्रित है? ए एल्डरली पेशेंट्स, बी क्रॉनिक डिजीज पेशेंट्स, सी न्यूबॉर्न्स एंड चिल्ड्रन, डी इमरजेंसी केयर पेशेंट्स। चौथा। Q4 89वीं IEC आम बैठक की मेजबानी कौन सा भारतीय संगठन कर रहा है? ए नीति आयोग, बी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, सी CSIR, डी DRDO। और आखिरी सवाल। Q5 हाल के सऊदी पाकिस्तान रक्षा समझौते में कौन सा प्रमुख खंड शामिल है? ए टेक्नोलॉजी शेयरिंग अग्रीमेंट, बी जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज, सी अग्रेशन अगेंस्ट वन इज अग्रेशन अगेंस्ट बोथ, डी न्यूक्लियर कोऑपरेशन फ्रेमवर्क। आंसर्स नोट कर लिए। चलो बताते हैं आंसर्स हैं। 1B आर्टिकल 324, 2A 2 प्राइमरी स्लैब्स 5% and 18%, 3C न्यूबॉर्न्स एंड चिल्ड्रन, 4B ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स BIS, 5C अग्रेशन अगेंस्ट वन इज अग्रेशन अगेंस्ट बोथ। कितने सही हुए कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। हाँ जरूर। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स फ्लैश कार्ड स्टाइल में रिवाइज करते हैं। फ्लैश कार्ड्स। GST 2.0 सिंप्लीफाइड 2 स्लैब टैक्स स्ट्रक्चर 5% and 18%। LVDC लो वोल्टेज डायरेक्ट करंट क्लीन एनर्जी के लिए इंपॉर्टेंट। एलैंड कॉन्स्टिट्यूएंसी कर्नाटका सीट वोट डिलीशन कंट्रोवर्सी। IC जनरल मीटिंग ग्लोबल फोरम फॉर इलेक्ट्रोटेक्निकल स्टैंडर्ड्स न्यू दिल्ली में हुई। इंटरम गवर्नमेंट टेम्पररी एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग ट्रांजिशंस जैसे नेपाल में। फ्लैश फ्लड्स सडन फ्लडिंग हेवी रेन के कारण जैसे चमोली में। डूसू इलेक्शंस दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट रिप्रेजेंटेशन प्रोसेस। म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट अटैक ऑन वन इज अटैक ऑन बोथ सऊदी पाकिस्तान। वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे WHO कैंपेन September 17 फोकस ऑन चाइल्ड सेफ्टी। Severely flooded declarations, Central Classification for Enhanced Aid, पंजाब के लिए। ये टर्म्स याद रहने चाहिए। अब फाइनल थॉट्स और मोटिवेशन की बारी। मोटिवेशन एंड रिकैप्स, प्रेरणा और सारांश। दोस्तों, सिविल सर्विसेज में एक्सीलेंस सिर्फ नॉलेज इकट्ठा करना नहीं है, ये है हमारे देश के सामने जो कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस, समकालीन चुनौतियां हैं, उनकी डीप अंडरस्टैंडिंग, गहरी समझ रखना। बिल्कुल। आज हमने इलेक्टोरल इंटेग्रिटी पर सवाल देखे, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का इम्प्लीमेंटेशन देखा, डिजास्टर मैनेजमेंट की चैलेंजेस देखी, इंटरनेशनल रिलेशंस में शिफ्ट्स देखें। ये सब उस कॉम्प्लेक्स गवर्नेंस लैंडस्केप, जटिल शासन परिदृश्य को दिखाते हैं जिसे आप फ्यूचर एडमिनिस्ट्रेटर्स के तौर पर नेविगेट करेंगे। इलेक्टोरल कंसर्न्स को एड्रेस करने में कमिटमेंट टू डेमोक्रेटिक वैल्यूज, लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता चाहिए। GST रिफॉर्म्स के जरिए इकोनॉमिक सिंप्लीफिकेशन का विजन चाहिए। डिजास्टर रिस्पॉन्स में कंपैशन, करुणा और एफिशिएंसी चाहिए। इंटरनेशनल एंगेजमेंट में विजडम और स्ट्रेटेजिक थिंकिंग चाहिए। ये सब मल्टी फैसेटेड कॉम्पिटेंसीज, बहुआयामी दक्षताएं हैं जो पब्लिक सर्विस में जरूरी हैं। याद रखना, कंसिस्टेंट डेली प्रिपरेशन, करंट इवेंट्स का क्रिटिकल एनालिसिस और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के प्रति अनवेवरिंग कमिटमेंट ही UPSC सक्सेस की फाउंडेशन है। हर दिन की तैयारी आपके राष्ट्र की सेवा करने के इस महान सफर में एक इन्वेस्टमेंट है। डोंट गिव अप। आज September 19, 2025 हमने इलेक्टोरल इंटेग्रिटी डिबेट्स, GST 2.0 इम्प्लीमेंटेशन, पंजाब और उत्तराखंड में फ्लड रिस्पॉन्स, सऊदी पाकिस्तान डिफेंस पैक्ट और कई कल्चरल और इंस्टीट्यूशनल इवेंट्स देखें। ये सब कंटेम्प्रेरी इंडिया के कॉम्प्लेक्स एडमिनिस्ट्रेटिव, इकोनॉमिक और सोशल लैंडस्केप को समझने के लिए रिच कंटेंट है। स्टे कंसिस्टेंट, स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे कमिटेड, कीप द फायर बर्निंग। बहुत खूब। तो ये था आज का हमारा विस्तृत विश्लेषण।
आउटरो, समापन और अपील। उम्मीद है आपको सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। इस डिस्कशन को दोबारा ज़रूर सुनना, पॉइंट्स नोट करना, ये आपकी यूपीएससी प्रेपरेशन और लाइफ में भी चीज़ों को समझने में मदद करेगा। और अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया तो प्लीज सुन लो यूपीएससी यूट्यूब चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने थॉट्स नीचे कमेंट करें और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वो जो घंटी है ना, बेल आइकॉन, उसे भी दबा देना ताकि कोई अपडेट मिस ना हो। बिल्कुल। और हाँ, अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप सिर्फ ₹299 पर मंथ की नॉमिनल सी मेंबरशिप ज्वाइन करके हमारे सभी एक्सक्लूसिव कंटेंट और वीडियोस एक्सेस कर सकते हैं। आपका सपोर्ट हमें लॉन्ग टर्म में चैनल को सस्टेनेबल बनाने में बहुत मदद करेगा। इट मीन्स अ लॉट टू अस। और अगर आपको आज का सेशन वाकई बहुत ही अच्छा लगा हो तो आप हमें सुपर थैंक्स देकर भी अपना एप्रिसिएशन दिखा सकते हैं। मिलते हैं कल इसी समय और भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के एनालिसिस के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद। जय हिंद।